हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स एज पर AS 13 मेंटेन किए जाते हैं। आइए आज इस सेशन में हम ये देखते हैं कि AS 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड्स, इंटरेस्ट एंड रेंटल्स फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन or for other benefits to the investing enterprise. Assets held as stock in trade are not investments. AS 13 ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट वो एसेट्स हैं जो कोई भी एंटरप्राइज इसलिए होल्ड करती है कि वो उससे इनकम अर्न कर सके बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रेंटल्स, या फिर उस एसेट्स की कैपिटल एप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू के बढ़ने का वो बेनिफिट ले सके। कोई भी एसेट परचेज करते हैं, 1-2 साल में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो उसे सेल कर देते हैं, तो वो जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है उसके प्रॉफिट या उसके बेनिफिट को लेने के लिए भी इन्वेस्टमेंट होल्ड किए जाते हैं, और फॉर अदर बेनिफिट्स या किसी और बेनिफिट के लिए। लेकिन कोई भी एसेट्स जो एज ए स्टॉक इन ट्रेड होल्ड की गई है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाई जाती है। फ्रेंड्स, क्या इन्वेस्टमेंट वही हो सकता है जो हम शेयर्स में, डिबेंचर्स में या किसी सिक्योरिटी में डील करते हैं, क्योंकि डिविडेंड और इंटरेस्ट उसी से अर्न होता है? नहीं, इन्वेस्टमेंट किसी फिक्स एसेट्स में भी हो सकता है, जैसे बिल्डिंग है, जैसे लैंड है, उनसे कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट भी होता है, अदर बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, और बिल्डिंग से रेंटल इनकम भी हो सकती है। तो क्या बिजनेस में होल्ड की गई सभी बिल्डिंग्स, सभी लैंड इन्वेस्टमेंट कहलाती है? आइए देखते हैं। An investment property is an investment in land or building that are not intended to be occupied substantially for use by or in the operations of the investing enterprise. Investment property जो कि एक लैंड या बिल्डिंग में की गई है, वो तभी इन्वेस्टमेंट कहलाती है जबकि वो उस एंटरप्राइज के, जो उसे होल्ड करती है, उसके बिजनेस में सब्सटेंशियली यूज में नहीं आ रही हो, उसके ऑपरेशंस में यूज में नहीं आ रही हो। अगर एक एंटरप्राइज कोई फैक्ट्री, बिल्डिंग ओन करती है और उसमें अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, तो वो उसके लिए फिक्स एसेट्स होगी, ना कि इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से अगर वही एंटरप्राइज एक ऑफिस बिल्डिंग होल्ड करती है जिसमें उसका ऑफिस रन होता है, तो वो भी उसके लिए फिक्स एसेट्स है, ना कि इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर वो कोई ऐसी बिल्डिंग परचेज करे जिससे परचेज करने में उसका इंटेंशन ये हो कि आफ्टर 2-3 इयर्स इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और वो उसे सेल करके प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, यानी कैपिटल एप्रिसिएशन, और मीनवाइल उसे रेंट पर देकर रेंटल इनकम अर्न कर ले, तो वो उसके इन्वेस्टमेंट कहलाई जाएगी। नोट नंबर 1, AS 13 deals with accounting for investments in the financial statement of enterprise and related disclosure requirements. This standard does not deal with. AS 13 किस में डील नहीं करता? आइए देखते हैं। फर्स्ट है द बेसिस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंटल्स अर्न्ड ऑन इन्वेस्टमेंट विच आर कवर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सेकंड है ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीजेस। थर्ड है इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स एंड लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइज। और फोर्थ है mutual funds and venture capital funds and the related asset management companies, bank and public financial institutions formed under a central or state government act or so declared under the Companies Act 2013. तो इन 4 में AS 13 डील नहीं करता है। आइए अब देखते हैं नोट नंबर 2, शेयर्स, debentures and other securities held as stock in trade that is for sale in ordinary course of business are not investment as defined in this standard. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी एसेट्स एज ए स्टॉक इन ट्रेड होल्ड की गई है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाई जाती है। तो कोई एक शेयर ब्रोकर अगर डिबेंचर्स, शेयर्स या सिक्योरिटीज को एज ए स्टॉक इन ट्रेड होल्ड करता है तो वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। However, the manner in which they are accounted for and disclosed in financial statement is quite similar to that applicable in respect of current investments. Accordingly,
The provisions of AS 13 to the extent that they relate to current investments are also applicable to shares, debentures and other securities held as stock in trade with suitable modifications as specified in this standard. हम ये कह चुके हैं कि कोई भी एसेट जो एज ए स्टॉक इन ट्रेड होल्ड की गई हो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाई जाती है, लेकिन अगर शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज एज ए स्टॉक इन ट्रेड होल्ड की गई हो तो उन सबको अकाउंट फॉर करने का तरीका या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करने का तरीका वही होगा जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में करंट एसेट्स के बारे में दे रखा है। यानी कि AS 13 जो भी करंट एसेट्स के बारे में कहेगा, हाउ टू मेंटेन देम, द मैनर इन विच दे आर अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर AS 13 करंट एसेट्स के बारे में ऐसी कोई बात कहता है कि किस तरह से वो अकाउंट फॉर किए जाएंगे या डिस्क्लोज किए जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो सारी चीजें शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज पर लागू होगी जो कि एज ए स्टॉक इन ट्रेड होल्ड की गई है। तो ये एक एक्सेप्शन है जिसमें स्टॉक इन ट्रेड के रूप में जो एसेट होल्ड की गई है उसके ऊपर AS 13 के जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होते हैं। आइए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। AS 13 इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह से क्लासिफाई करता है। फर्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट्स। अ करंट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट इज बाय इट्स नेचर readily realizable and is intended to be held for not more than 1 year from the date on which such investment is made। तो करंट इन्वेस्टमेंट वो है जो कि रेडिली रियलाइजेबल है मार्केट में उन्हें तुरंत बेचा जा सकता है और परचेज करते समय एंटरप्राइजेज का ये इंटेंशन था कि उसे 1 वर्ष से अधिक के लिए होल्ड नहीं किया जाएगा। इंटेंडेड to be held for not more than 1 year from the date on which such investment is made। वो होल्ड कितना करता है ये आगे की बात है, लेकिन परचेज करते समय अगर एंटरप्राइज का ये इंटेंशन हो कि उसे लेस देन 1 ईयर के लिए होल्ड किया जाएगा तो वो करंट इन्वेस्टमेंट्स कहलाए जाएंगे। करंट इन्वेस्टमेंट्स को हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी कहते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाए जाते हैं। यानी जो इन्वेस्टमेंट इस इंटेंशन से परचेज किए जाए कि उसे 1 साल से अधिक पीरियड के लिए होल्ड किया जाएगा तो वो सभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाए जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। द कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स एक्विजिशन चार्जेस सच एज ब्रोकरेज फीस एंड ड्यूटीज। किसी भी इन्वेस्टमेंट को परचेज करने में कोई भी तरह का चार्जेस पे किया गया हो इन फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज, फीस या ड्यूटीज, वो सभी उस इन्वेस्टमेंट की परचेज प्राइस के साथ में जुड़कर कंबाइंडली उसकी कॉस्ट कहलाई जाएगी। यानी किसी भी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में उसे एक्वायर करने के एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे। इफ एन इन्वेस्टमेंट इज एक्वायर्ड और पार्टली एक्वायर्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, the acquisition cost is the fair value of securities issued, which in appropriate cases may be indicated by the issue price as determined by statutory authority. The fair value may not necessarily be equal to nominal or par value of securities issue. अगर कोई इन्वेस्टमेंट एक्वायर किया गया हो wholly या partly by issue of shares और other securities, तो जो शेयर्स और सिक्योरिटी इशू किए गए हैं उनकी फेयर वैल्यू के बराबर उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट मानी जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि वो फेयर वैल्यू उसकी नॉमिनल या पार वैल्यू के बराबर हो, वो उससे अधिक भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। इफ एन इन्वेस्टमेंट इज एक्वायर्ड इन एक्सचेंज और पार्ट एक्सचेंज फॉर अनदर एसेट, the acquisition cost of the investment is determined by reference to fair value of the asset given up. It may be appropriate to consider the fair value of the investment acquired if it is more clearly evident. अगर कोई इन्वेस्टमेंट किसी
दूसरी एसेट के एक्सचेंज में एक्वायर किए गए हों, तो जो एसेट दी गई है उसकी कॉस्ट के बराबर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट मानी जाएगी। लेकिन अगर किन्हीं सर्कमस्टेंसेस में, किसी परिस्थितियों में जो इन्वेस्टमेंट एक्वायर किए गए हैं उनकी फेयर वैल्यू क्लियरली एविडेंट हो, तो हम एक्वायर की गए इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू को भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। आइए इन्हें हम समराइज करते हैं। बाय एक्चुअल कैश पेमेंट, अगर कैश पे किया जाए तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड ब्रोकरेज फीस एंड ड्यूटीज। सेकंड केस है एक्विजिशन फुल्ली और पार्टली बाय इश्यू ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटी। उस केस में एक्विजिशन कॉस्ट क्या होगी? फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इशूड। और थर्ड केस है इन एक्सचेंज फुल और पार्ट ऑफ अनदर एसेट। उस केस में एक्विजिशन कॉस्ट क्या होगी? फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप और फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। चलिए अब हम ये देखते हैं कि AS13 फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बारे में क्या कहता है। पहले देखते हैं फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच एन एसेट could be exchanged between a knowledgeable willing buyer and knowledgeable willing seller in an arm's length transaction under appropriate circumstances. Market value or net realizable value provides an evidence of fair value. फेयर वैल्यू वो वैल्यू है जिस पर कोई भी एक विलिंग बायर परचेज करने को तैयार है और एक विलिंग सेलर सेल करने को तैयार है। बोथ द पार्टीज आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली on their own interest without influencing each other. वो सभी इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं बिना एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किए हुए। वो जो वैल्यू होगी उसे फेयर वैल्यू कहेंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज के केस में जो मार्केट वैल्यू है या नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उसे भी हम फेयर वैल्यू ही कहेंगे। फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन में जब भी हमें मार्केट वैल्यू दी गई होगी उसे हम फेयर वैल्यू मानकर चलेंगे। आइए अब देखते हैं मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू इज द अमाउंट ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन एन ओपन मार्केट। कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसे ओपन मार्केट में सेल करने पर जो वैल्यू रिसीव होती है उसे मार्केट वैल्यू कहते हैं। नेट ऑफ एक्सपेंसेस नेसेसरीली टू बी इनकर्ड ऑन और बिफोर डिस्पोजल। लेकिन मार्केट वैल्यू कैसे लेंगे हम? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। उस मार्केट वैल्यू में से वे सभी एक्सपेंडिचर जो उसे सेल करने में हुए हैं उन्हें लेस कर दिया जाएगा। जो नेट वैल्यू सेलर को रिसीव होगी दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो अमाउंट जिस पर किसी भी इन्वेस्टमेंट को एक पीरियड से दूसरे पीरियड में या एक ईयर से दूसरे ईयर में कैरी किया जाता है, जिसे सिंपल लैंग्वेज में हम वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। यानी ईयर एंड में अगर इन्वेस्टमेंट हमारे पास बचे हो तो उसे किस वैल्यू पर नेक्स्ट ईयर कैरी किया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स के केस में कैरिंग अमाउंट क्या होगा। द कैरिंग अमाउंट फॉर करंट इन्वेस्टमेंट्स इज द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू in respect of investments for which an active market exists. Market value generally provides the best evidence of fair value. Current investment के केस में carrying amount क्या होगा? Lower of cost and fair value. जो भी मार्केटेबल सिक्योरिटी है यानी जिन सिक्योरिटीज का, जिन इन्वेस्टमेंट्स का मार्केट में वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो मार्केट वैल्यू है वो बेस्ट एविडेंस होगी फेयर वैल्यू की। ठीक है, तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू में से जो भी लेस होगा उसे हम कैरिंग अमाउंट कहेंगे। लेकिन उसकी कॉस्ट को किस तरह से डिटरमाइन करेंगे आइए देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंटिटी कैन यूज वेटेड एवरेज मेथड और फीफो मेथड। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि स्टॉक को या एसेट को जो हमारे पास में ईयर एंड में पड़ी है उसे उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, वेटेड एवरेज और फीफो मेथड। अगर हमें क्वेश्चन में कोई इंडिकेशन दिया गया है फॉर कैरिंग अमाउंट
तो हम उसे फॉलो करेंगे, और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम हमेशा वेटेड एवरेज मेथड को फॉलो करेंगे। आइए अब देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के केस में कैरिंग अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर यूजुअली कैरिड एट कॉस्ट। अधिकतर केसेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पर ही कैरी किया जाता है। हाउएवर व्हेन देयर इज अ डिक्लाइन अदर देन टेम्परेरी यानी कि कोई परमानेंट नेचर का डिक्लाइन हो, किसमें, इन वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, द कैरिंग अमाउंट इज रिड्यूस्ड टू रिकॉग्नाइज द डिक्लाइन। अगर मार्केट में किसी इन्वेस्टमेंट की जो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होल्ड किए गए हैं उसकी वैल्यू में कोई परमानेंट नेचर का डिक्लाइन आ जाता है, तो कैरिंग अमाउंट के केस में हम कॉस्ट की जगह उसकी मार्केट वैल्यू को अडॉप्ट करेंगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यूजुअली इसीलिए कॉस्ट पर कैरी किए जाते हैं कि जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस है वो उसकी वैल्यू को अफेक्ट नहीं करते, लेकिन अगर परमानेंट नेचर का डिक्लाइन हो और जो लॉन्ग टर्म अफेक्ट करता हो तो उसे कंसीडर करना जरूरी होता है। आइए अब हम देखते हैं डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स को जब सेल किया जाता है तो उसे अकाउंट फॉर किस तरह किया जाता है। ऑन डिस्पोजल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड द डिस्पोजल प्रोसीड्स नेट ऑफ एक्सपेंसेस इज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिस्पोजल प्रोसीड्स यानी सेल्स प्रोसीड नेट ऑफ एक्सपेंसेस, अगर उसमें कोई एक्सपेंसेस किए गए हो, सेल्स पर कोई ब्रोकरेज दी गई हो तो उसे लेस कर दिया जाएगा और डिफरेंस निकाला जाएगा किससे, सेल्स प्रोसीड नेट ऑफ एक्सपेंसेस माइनस कैरिंग अमाउंट, जो भी उसका वैल्यूएशन हमने किया है, जो भी उसकी कॉस्ट हमने निकाली है या उसकी फेयर वैल्यू जो भी बुक्स में हमारे पास में कैरिंग अमाउंट है, उन दोनों के डिफरेंस को कहां रिकॉग्नाइज किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। When disposing of a part of holding of an individual investment, the carrying amount to be allocated to that part is to be determined on the basis of the average carrying amount of the total holding of the investment. अगर टोटल इन्वेस्टमेंट्स में से कोई पार्ट को हम सेल कर रहे हैं तो उस पार्ट के कैरिंग अमाउंट की कैलकुलेशन वही होगी जो कि टोटल अमाउंट का प्रोपोर्शन वो पार्ट कैरी करता है। यानी अगर 50% हम सेल कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट का 50% उसकी कैरिंग अमाउंट माना जाएगा। 45% है तो टोटल कॉस्ट का या टोटल इन्वेस्टमेंट के कैरिंग अमाउंट का 45% वो कैरी करता है, तो उसी प्रोपोर्शन में हम उसकी कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अब आते हैं हम रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पर। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, करंट या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर हमें रीक्लासिफिकेशन करना पड़े तो इन्हीं दोनों में एक दूसरे में रीक्लासिफिकेशन होगा, यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टू करंट इन्वेस्टमेंट। अगर हम इनका रीक्लासिफिकेशन करते हैं तो हम क्या मेथड अडॉप्ट करेंगे उसके वैल्यूएशन के लिए। पहले देखते हैं करंट इन्वेस्टमेंट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। वेयर इन्वेस्टमेंट्स आर रीक्लासिफाइड फ्रॉम current to long term, transfer are made at the lower of cost and fair value at the date of transfer। यानी करंट से अगर लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं तो उसका जो कैरिंग अमाउंट है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू उसी वैल्यू पर उसे ट्रांसफर करेंगे। और लॉन्ग टर्म से करंट के केस में क्या होगा, वेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर रीक्लासिफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर आर मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। लॉन्ग टर्म से अगर शॉर्ट टर्म में हमें रीक्लासिफिकेशन करना है तो उसका कैरिंग अमाउंट क्या होगा, कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट का लोअर। हमेशा आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पर ही वैल्यू किया जाता है, लेकिन अगर परमानेंट नेचर का डिक्लाइन हो तो उसे अकाउंट फॉर करना जरूरी होता है। तो परमानेंट डिक्लाइन के केस में उसका कैरिंग अमाउंट क्या होगा, कॉस्ट से लोअर होगा। तो उस केस में जो उसकी लोएस्ट वैल्यू आ रही है या लोअर वैल्यू आ रही है, आइदर कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट, उसी वैल्यू पर ये करंट इन्वेस्टमेंट में क्लासिफाई किया जाएगा या करंट इन्वेस्टमेंट्स में ट्रांसफर किया जाएगा। तो दोनों ही केसेस में कैरिंग अमाउंट जो भी होगा वही वैल्यू ट्रांसफर वैल्यू कहलाई जाएगी। आइए अब देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। AS 13
इन्वेस्टमेंट के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में क्या कहता है। फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट्स आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। इन्वेस्टमेंट्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट है फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट और सेकंड है वेरिएबल इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स। आइए देखते हैं फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं। These refer to securities having fixed return of income. Investment in government securities, debentures and bonds comes under this category. यानी ये वो कैटेगरी है जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो एक फिक्स इनकम जनरेट करते हैं, जैसे कि किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में किया गया हो या डिबेंचर्स में या बॉन्ड्स में किया गया हो। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि डिबेंचर्स पर जो कंपनी है वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है और डिबेंचर्स का नाम भी वही होता है, जैसे 9% डिबेंचर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। उन डिबेंचर्स पर कंपनी 9% इंटरेस्ट पे करेगी। तो वो सभी इन्वेस्टमेंट्स जिनके ऊपर इनकम फिक्स्ड रेट से होती हो वो फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट होगा। अब देखते हैं वेरिएबल इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स किसे कहते हैं। These refer to securities having variable return of income. Investment in equity share comes under this category. तो वो इन्वेस्टमेंट्स जिनकी इनकम फ्लक्चुएट करती हो ईयर बाय ईयर, पीरियड बाय पीरियड, उन्हें वेरिएबल इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट जो है वो उसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि इक्विटी शेयर पर जो डिविडेंड पे किया जाता है वो बेस्ड होता है अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज या अर्निंग ऑफ द कंपनी। जो साल भर में उसने अर्निंग की है वो ईयर टू ईयर फ्लक्चुएट करती है, उसी तरह से डिविडेंड की रेट भी फ्लक्चुएट करती है। अब जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स की। उसके बाद में हम वेरिएबल इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट का चैप्टर लेंगे। चलिए देखते हैं फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में AS 13 क्या कहता है, उन्हें किस तरह से अकाउंट फॉर किया जाएगा। ट्रांजेक्शन फॉर फिक्स्ड इनकम और इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी में अकर ऑन फॉलोइंग बेसिस। फ्रेंड्स, यहां आपको बता दें कि फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्ट बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो सिक्योरिटीज है जिन पर इंटरेस्ट मिलता है वही फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिबेंचर, बॉन्ड या किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट, ये सभी फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स कहलाए जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट बियरिंग इन्वेस्टमेंट्स के ट्रांजेक्शंस किस तरह से होते हैं। फर्स्ट है एक्स इंटरेस्ट। आइए देखते हैं एक्स इंटरेस्ट का क्या मतलब है। एक्स इंटरेस्ट मींस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट accrued up to the date of transaction is not included in the price of security. Hence, in this case, the interest accrued has to be paid in addition to the price given. फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि इंटरेस्ट हमेशा टाइम बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। यदि कोई सेलर किसी भी इन्वेस्टमेंट को जो फिक्स्ड इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट है कुछ समय तक होल्ड करता है तो उस समय का इंटरेस्ट उसे एक्रू हो जाता है, और अगर वो उस इन्वेस्टमेंट को बिटवीन टू इंटरेस्ट डेट्स सेल करता है तो लास्ट इंटरेस्ट डेट से डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक का जितना भी इंटरेस्ट एक्रूड होता है वो उस सेलर को पे करता है परचेजर। अब जो परचेजर सेलर से एक प्राइस तय करता है अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट, उस प्राइस में ट्रांजैक्शन डेट से पहले की डेट का, कब तक का, लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट से ट्रांजैक्शन डेट के बीच का, अगर इंटरेस्ट उस प्राइस में शामिल नहीं है तो वो प्राइस एक्स इंटरेस्ट प्राइस कहलाई जाएगी। उस केस में परचेजर को उस प्राइस के अलावा ट्रांजैक्शन डेट से लास्ट इंटरेस्ट डेट तक का इंटरेस्ट भी सेलर को पे करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट है कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मींस
The amount of interest accrued up to the date of transaction is included in the price of security. जैसा कि एक्स इंटरेस्ट में था कि वो इंटरेस्ट जो ट्रांजैक्शन डेट से पहले का है उस प्राइस में शामिल नहीं था, कम इंटरेस्ट के केस में वो प्राइस में ही शामिल होता है. Hence, in this case, the cost of investment has to be calculated by deducting the amount of accrued interest from the purchase price. यानी अगर सेलर कोई भी डेट को ट्रांजैक्शन करता है, उस प्राइस में उस इन्वेस्टमेंट की सेल प्रोसीड भी शामिल है और ट्रांजैक्शन डेट से पहले लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट के बीच का इंटरेस्ट भी शामिल है. तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को निकालने के लिए उस ट्रांजैक्शन प्राइस में से हमें इंटरेस्ट के पेमेंट को डिडक्ट करना पड़ेगा. एक बात इंपॉर्टेंट है कि प्राइस चाहे एक्स इंटरेस्ट हो या कम इंटरेस्ट, हमेशा सेलर को उसके एक्रूड इंटरेस्ट का पेमेंट हमें करना ही पड़ता है. आइए इसे और अच्छी तरह से समझते हैं. इंटरेस्ट, डिविडेंड्स एंड रेंटल्स रिसीवेबल in connection with an investment are generally regarded as income, being the return on investment. However, in some circumstances, such inflows represent a recovery of cost and do not form part of income. For example, when unpaid interest has accrued before the acquisition of interest-bearing investment and is therefore included in price paid for the investment, the subsequent receipt of interest is allocated between pre-acquisition and post-acquisition periods. The pre-acquisition portion is deducted from cost. तो फ्रेंड्स, जो हमने अभी बात की थी एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट की, जब भी सेलर को उसका एक्रूड इंटरेस्ट पे किया जाता है और वो एक्रूड इंटरेस्ट प्राइस में शामिल होता है, तो एक तरह से हम उसे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में एक्रूड इंटरेस्ट भी पे करते हैं, जो कि हमारी कॉस्ट हो जाती है. तो सब्सीक्वेंटली जब भी हमें टोटल पीरियड का इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो हमारी रिकवरी ऑफ कॉस्ट कहलाती है. आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि अधिकतर कंपनीज जो डिबेंचर या सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स पर जो इंटरेस्ट देती है वो पीरियोडिकली और 6 मंथली देती है. एक कंपनी है XYZ जो अपने डिबेंचर्स पर 2 डेट्स को इंटरेस्ट पे करती है. फर्स्ट है 30 सितंबर और सेकंड है 31 मार्च. एक मिस्टर जेड कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ओपन मार्केट में 1 दिसंबर को. इस केस में जो प्रीवियस इंटरेस्ट की डेट है वो है 30 सितंबर और 2 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो सेलर को एक्रू हो चुका है. तो मिस्टर जेड को जो परचेज करने वाले हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट की प्राइस के साथ साथ में ये 2 मंथ्स का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. अगर वो प्राइस इस तरह तय हो कि जिसमें इंटरेस्ट शामिल हो यानी कम इंटरेस्ट हो, तो जब भी इंटरेस्ट मिलेगा मिस्टर जेड को वो मिलेगा 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक का, यानी फुल 6 मंथ्स का. जबकि उन्होंने परचेज किया है 1 दिसंबर को और उसे होल्ड किया है केवल 4 मंथ्स. तो इस तरह से जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो 2 महीने का इंटरेस्ट जो इन्होंने पे किया था उसके अगेंस्ट में मिलेगा, यानी कि वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट माना जाएगा. आइए अब हम देखते हैं कि एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट के केस में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट किस तरह से कैलकुलेट की जाती है. पहले देखते हैं एक्स इंटरेस्ट. एक्स इंटरेस्ट जिसमें डीलिंग प्राइस में इंटरेस्ट ऑफ प्री एक्विजिशन पीरियड शामिल नहीं है, उस केस में क्या होगा, परचेज प्राइस, और परचेज प्राइस में ब्रोकरेज फीस और ड्यूटीज को हम
ऐड करेंगे जो भी उस ट्रांजेक्शन में पे की गई है। इन दोनों का जो टोटल होगा वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कहलाई जाएगी। और कम इंटरेस्ट के केस में जहां परचेज प्राइस में प्री एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट भी शामिल है, उस केस में हम ब्रोकरेज फीस एंड ड्यूटीज को ऐड करेंगे कॉस्ट में, लेकिन साथ ही प्री एक्विजिशन पीरियड का जो इंटरेस्ट उसमें शामिल है उसे लेस करेंगे, और जो नेट अमाउंट हमारे पास में आएगा वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहलाया जाएगा। तो कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वो एक्स इंटरेस्ट की हो या कम इंटरेस्ट की, हमें हमेशा इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। हाउएवर, इन एनी केस इंटरेस्ट हैज टू बी कैलकुलेटेड इफ द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन फॉल्स इन बिटवीन द इंटरेस्ट डेट्स। अगर दो इंटरेस्ट डेट के बीच में कोई ट्रांजेक्शन डेट फॉल करती है तो प्री एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट हमेशा ही कैलकुलेट करना पड़ता है। आइए अब हम 4 नोट्स जो है वो नोट डाउन करते हैं। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 है, इंटरेस्ट अमाउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रेस्पेक्ट टू नॉमिनल और पार वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। अगर कोई भी डिबेंचर कोई कंपनी 100 रुपए में इशू करती है तो वो उसको इंटरेस्ट भी 100 रुपए पर ही पे करती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि परचेजर ने उसे 98 में परचेज किया है या 104 रुपीज में परचेज किया है। तो इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल या पार वैल्यू पर ही कैलकुलेट होगा। नोट नंबर 2, इन केस द क्वेश्चन does not specify whether the price given is X interest or cum interest, the same will be treated as X interest as per the general practice। अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा गया है कि ट्रांजेक्शन प्राइस जो है वो एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है, तो उसे हमेशा ही एक्स इंटरेस्ट माना जाएगा। थर्ड, इफ ब्रोकरेज इज गिवन इन परसेंटेज it will always be calculated on dealing price, it may be either X interest और कम इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन में ब्रोकरेज दिया गया हो कि ब्रोकरेज पे की गई है 2%, तो 2% किस पर होगा? परचेज प्राइस पर। वो परचेज प्राइस चाहे तो वो एक्स इंटरेस्ट हो या कम इंटरेस्ट, हमेशा ब्रोकरेज पे की जाती है डीलिंग प्राइस के ऊपर। जिस प्राइस पर भी डीलिंग हुई हो, ब्रोकर अपनी ब्रोकरेज उसी प्राइस पर लेता है। नोट नंबर 4, इफ एनी टैक्सेस आर गिवन इन परसेंटेज, जैसे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स या कोई भी गवर्नमेंट को पे होने वाला जो भी टैक्स या ड्यूटी है, वो अगर परसेंटेज में दिया गया हो, देन इट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन एक्स इंटरेस्ट प्राइस। अगर हमारी डीलिंग कम इंटरेस्ट में है तो हमें वहां से इंटरेस्ट डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्सेस हमेशा परचेज प्राइस पर ही पे होते हैं, उसमें शामिल इंटरेस्ट पर पे नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नोट नंबर 3 और 4 जो है वो आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। आइए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल में एक एक ट्रांजैक्शन के द्वारा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि परचेज और सेल के केस में एक्स इंटरेस्ट प्राइस और कम इंटरेस्ट प्राइस में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन किस तरह से किया जाएगा। आइए चलते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेड रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग इन 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ ₹100 ईच। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं वो कितने के हैं? 100 रुपीज के। ओपनिंग बैलेंस कितने हैं? 1200 यूनिट्स ऑफ 100 ईच एट कॉस्ट ₹1,18,000। यानी कि अगर 1200 यूनिट्स की नॉमिनल वैल्यू देखा जाए तो वो कितनी होगी? 1,20,000। लेकिन उनके पास में उनकी कॉस्ट कितनी है? 1,18,000। 1 March 2018 purchased 200 units at ₹96. Brokerage paid 1.5% and duty paid ₹112. 1 March को जो मिस्टर जेड ने है 200 यूनिट परचेज किए हैं। कितने पर? 96 पर। अब इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ये प्राइस एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट, तो हम इसे क्या मानकर चलेंगे? एक्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डेट्स आर 30th September and 31st March. Mr. Z closes his books every 31st December. Show the journal entry in his books. Mr. Z की बुक्स में हमें जर्नल एंट्री देनी है।
फर्स्ट ट्रांजेक्शन उन्होंने क्या किया है, 1 मार्च को 200 यूनिट परचेज किए हैं 96 रुपीज से। तो जब भी इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे हम एंट्री क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आइए अब इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, जिस कॉस्ट पर इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो वर्किंग नोट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले लेते हैं परचेज प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट 96, जो प्राइस है मल्टीप्लाई बाय 200, ये होता है 19,200 और ये प्राइस क्या है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, ब्रोकरेज ऐड करेंगे 1.5%। ये किस पर करेंगे, हमेशा डीलिंग प्राइस में, जो कि हमारे पास में 19,200 रुपीज है। ये टोटल आती है 288। इसमें हम ऐड करेंगे ड्यूटी 112 रुपीज। टोटल हमारे पास में जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आती है वो है 19,600। तो जैसा कि हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट पॉइंट डील किया था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स ब्रोकरेज एंड फीस पेड। तो कॉस्ट प्लस ब्रोकरेज प्लस ड्यूटी, इन तीनों को जोड़कर आता है 19,600। तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे और टू बैंक ये पे कर दिया हमने। आइए अब हम जो प्री एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट पे करेंगे उसकी एंट्री लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर होगा टू बैंक। अब प्री एक्विजिशन जो पीरियड है उसका इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, आइए देखते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हमने ये जो डिस्कस किया था कि जो इंटरेस्ट है वो किस पर कैलकुलेट होगा, पार वैल्यू पर। तो जो 200 यूनिट्स की पार वैल्यू क्या है, 200 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 20,000। चलिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए हम एक टाइमलाइन बनाते हैं। इस टाइमलाइन में हम वो डेट्स रिकॉर्ड करते हैं जबकि कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, और वो डेट्स है 30 सितंबर एंड 31 मार्च। मिस्टर जेड ने डीलिंग कब की थी, 1 मार्च को। तो उससे पहले इंटरेस्ट कब पे हुआ था, वो हुआ था लास्ट ईयर 30 सितंबर को। तो वहां से लेकर जो ट्रांजैक्शन डेट है वहां तक का हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। वो टाइम आता है अक्टूबर 1 मंथ, नवंबर 2 मंथ, दिसंबर 3 मंथ, जनवरी 4 मंथ और फरवरी 5 मंथ। यानी सेलर ने उसे 5 महीने तक अपने पास में होल्ड करके रखा। उन 5 महीनों का इंटरेस्ट उसे देना पड़ेगा। हालांकि हमारी जो डीलिंग हुई है 96 रुपीज, वो एक्स इंटरेस्ट हुई है, यानी कि उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं था। लेकिन जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, सेलर को हमेशा इंटरेस्ट तो पे करना ही होगा। अगर प्राइस एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट उसको एडिशनली पे किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 20,000 रुपीज पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे 9% 5 मंथ्स के लिए, अक्टूबर 17 से फरवरी 18 तक के लिए। तो क्या होगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9/100 मल्टीप्लाई बाय 5/12, ये परसेंटेज हो गया और ये पीरियड हो गया। ये आता है हमारे पास में 750 रुपीज। तो इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे 750 से टू बैंक, ये हम पे करेंगे। फ्रेंड्स, यहां जो ये 2 एंट्री हमने लिखी है उसकी जगह हम एक एंट्री भी बना सकते हैं। वो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 19,600, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 750 टू बैंक 20,350। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें मिस्टर जेड 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज करेंगे और वो करेंगे कम इंटरेस्ट प्राइस पर। आइए हमारे पास में हमारा प्रीवियस एग्जांपल एज इट इज है, एक ट्रांजैक्शन हम इसमें और ऐड कर देते हैं। 1 December 2018, Mr. Z purchased 150 units at ₹98 कम इंटरेस्ट, ब्रोकरेज पेड 1% एंड ड्यूटी पेड 78। अब ये जो 98 रुपीज पे किए गए हैं ये वैल्यू है कम इंटरेस्ट, यानी इसमें प्री एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट शामिल है। तो आइए सबसे पहले जनरलाइज करते हैं इसको। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं। परचेज प्राइस क्या थी इसकी, 98 रुपीज। 150 यूनिट से ये आती है हमारे पास में 14,700, और ये कौन सी प्राइस है,
ये है कम इंटरेस्ट। इसमें हम लेस करेंगे इंटरेस्ट को ताकि इसे एक्स इंटरेस्ट बनाया जा सके। इंटरेस्ट किस तरह से लेस किया जाएगा? 1 दिसंबर को ये परचेज किए गए हैं, उससे पहले इंटरेस्ट कब पे हुआ था? 30 सितंबर को। तो अक्टूबर और नवंबर 2 महीने सेलर ने उसे होल्ड किया, तो 2 महीने का लगाएंगे और पार वैल्यू पर लगाएंगे। पार वैल्यू 150 यूनिट्स की कितनी आएगी? 150 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 15,000। ये पार वैल्यू है। 9% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमको, और कितने महीने का करना है? 2 महीने का। ये क्या आता है हमारे पास में? 225। इसको हम अगर 14,700 में से लेस कर देंगे तो वैल्यू आएगी 14,475। और ये प्राइस क्या है? ये एक्स इंटरेस्ट है, क्योंकि अब इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है। इसमें हम ऐड करेंगे क्या? ब्रोकरेज 1%। ब्रोकरेज हमेशा डीलिंग प्राइस यानी 14,700 पर ही कैलकुलेट होगी, तो 147। और ऐड करेंगे ड्यूटी, जो कि हमें 78 रुपीज ऑलरेडी दी गई है। ये टोटल हमारे पास में आता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो एक्स इंटरेस्ट प्राइस है उसमें ब्रोकरेज और ड्यूटी पेड करने से जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट किससे होगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। इंटरेस्ट डेबिट किससे होगा? जो इंटरेस्ट पे किया गया उससे। टू बैंक, टोटल अमाउंट 14,925। चलिए अब हम ये देखते हैं कि मिस्टर जेड ने अगर उन यूनिट्स को सेल किया होगा तो क्या एंट्री की होगी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। पहला ट्रांजैक्शन हम लिखते हैं 1 जुलाई 2018। मिस्टर जेड सोल्ड 500 यूनिट आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग एट ₹103 कम इंटरेस्ट। ब्रोकरेज पेड 375। 1 जुलाई को कितने यूनिट सेल किए? 500 यूनिट्स। और किस प्राइस पर किए? 103, जो कि कम इंटरेस्ट प्राइस है। तो चलिए सबसे पहले हम जनरल एंट्री बनाते हैं। जनरल एंट्री में सेल के समय क्या होगा? सेल के समय में पैसा रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। सेल क्या करेंगे हम? इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे, तो उस अकाउंट पर हमको पैसा मिलेगा। दूसरा किस अकाउंट में मिलेगा? ट्रांजैक्शन डेट से जो प्रीवियस इंटरेस्ट डेट के बीच का जो गैप है वहां का इंटरेस्ट भी हम परचेजर से लेंगे, तो वो हमारे लिए क्या होगी? वो इनकम होगी, तो टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आइए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेल। सेल प्राइस क्या है? 103 मल्टीप्लाई बाय 500 इक्वल टू 51,500। और ये कौन सी प्राइस है? कम इंटरेस्ट। सबसे पहले इसमें से इंटरेस्ट को लेस करते हैं। पीरियड कितना है? 1 जुलाई को सेल किए हैं, उससे पहले इंटरेस्ट कब पे हुआ था? 31 मार्च को। अप्रैल, मई और जून 3 महीने के लिए मिस्टर जेड ने उनको होल्ड किया था। 500 यूनिट्स की पार वैल्यू क्या होगी? 500 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% और होल्डिंग पीरियड है 3 मंथ्स। तो 3 महीने का जो इंटरेस्ट इसी प्राइस में शामिल है जो कि मिस्टर जेड ने परचेजर से रिसीव किया है, तो उसे हम डिडक्ट कर देंगे 1,125। अब जो वैल्यू रिसीव हुई है 50,375, वो क्या है? एक्स इंटरेस्ट प्राइस। और वो किस अकाउंट पर रिसीव हुई है? इन्वेस्टमेंट के अकाउंट पर। तो इन्वेस्टमेंट को सेल हमने किस प्राइस पर किया? 50,375। लेकिन ये केवल सेल प्रोसीड्स है। हमें क्या करना है? नेट ऑफ एक्सपेंसेस जो सेल प्रोसीड है उसे रिकॉर्ड करना है। तो नेट ऑफ एक्सपेंसेस के लिए क्या करेंगे? ब्रोकरेज जो पे की गई है उसे लेस करेंगे 375। अब हमारे पास में जो नेट सेल प्राइस आती है इन्वेस्टमेंट की, वो आती है 50,000। तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट यानी सेल किस पर किया गया है? 50,000। इतना ही पैसा मिस्टर जेड को मिला है ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और 1,125 क्या मिला है? उसको इंटरेस्ट मिला है फॉर 3 मंथ्स जो उसने होल्ड किए थे। टोटल पैसे मिले उन्हें 51,125। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें मिस्टर जेड सेल करेंगे एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर। आइए देखते हैं। एक और ट्रांजैक्शन हम अपने एग्जांपल में ऐड करते हैं। 1 दिसंबर को मिस्टर जेड सोल्ड 300 यूनिट्स आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग एक्स इंटरेस्ट एट ₹99। अब इसमें इस ट्रांजैक्शन में कोई भी ब्रोकरेज पे
नहीं की गई है। तो जो प्राइस दी गई है उसमें इंटरेस्ट भी शामिल नहीं है और कोई ब्रोकरेज भी पे नहीं किया गया है। तो ये सीधी सीधी क्या वैल्यू है, ये केवल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो मिस्टर जेड को रिसीव हुई है। सेल्स प्रोसीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेट ऑफ रियलाइजेशन में एक्सपेंडिचर लेस करने होते हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर यहां पर है ही नहीं। तो हम जब एंट्री हम बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट पर हम 99 मल्टीप्लाई बाय 300 ये हम डायरेक्टली ही क्रेडिट कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू डायरेक्टली मिस्टर जेड को मिलेगी। अब कैलकुलेट करते हैं कि ये जो एक्स इंटरेस्ट है इसके अलावा मिस्टर जेड को इंटरेस्ट कितना मिला। तो आइए देखते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, 300 यूनिट सोल्ड किए थे, उसकी नॉमिनल वैल्यू होगी 300 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 30,000। 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और मिस्टर जेड ने कितने पीरियड तक उनको होल्ड किया। लास्ट इंटरेस्ट डेट थी 30 सितंबर, तो अक्टूबर और नवंबर 2 महीने के लिए होल्ड किया और 1 दिसंबर को सेल कर दिया, तो 2 महीने का उनको इंटरेस्ट मिलेगा और ये हमारे पास में आता है 450 रुपीज। तो इंटरेस्ट कितना है 450, टोटल कितनी अमाउंट उनको रिसीव हुआ है वो हुआ है 30,150। तो इस तरह से हमने मिस्टर जेड के एक एग्जाम्पल के थ्रू ये देखा है कि एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट प्राइस पर परचेज को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है और एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट प्राइस पर सेल को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट सेशन में हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे और इसी एग्जाम्पल के थ्रू ये समझेंगे कि कैरिंग अमाउंट यानी कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किस तरह से किया जाता है, सेल पर प्रॉफिट या लॉस किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है और होल्डर की बुक्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंट को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। तब तक के लिए